बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रोजाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान को रिप्लाई किया है। 165 रन का ओपनिंग स्टैंड न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स अब तक फराम करने में कामयाब हो चुके हैं और अगर मजीद 16 रन और स्कोर कर लेते हैं तो 2001 में मार्क रिचर्डसन और मैथ्यू बेल का जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट का 181 रन का रिकॉर्ड है कि जो हैमिल्टन में 2001 में बनाया गया था वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे। एक ऐसे विकेट कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहां पे पाकिस्तान के स्पिनर्स को मदद मिलेगी, अब तक फ्लैट पिच साबित हुई है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में जो बदलते हुए हालात हैं उनको डिस्कस करेंगे। चेयरमैन रमीज राजा साहब जो हैं वो अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये वही चेयरमैन है कि जिनके दौर में पाकिस्तान है कि जितने भी स्पोर्ट्स के शोज़ हैं या दीगर शोज़ हैं वहाँ पे खिलाड़ियों के साथ उनका हुसूल, उनसे बात करना एक बिल्कुल ही एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कंट्रोल मीडिया पॉलिसी थी ये खिलाड़ियों को प्लेयर्स को अवेलेबल करती ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल कुर्सी से हटने के बाद ही सही एहसास तो हुआ रमीज राजा साहब को कि अपने अपने ही होते हैं कि जब उनको अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ा, अपने दुखड़े सुनाने पड़ रहे हैं तो फिर अपने ही उनको चैनल याद आए, वरना इससे पहले वो भारतीय चैनल को जाके तो इंटरव्यू दे सकते थे, भारतीय चैनल को तो प्लेयर अवेलेबल हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी चैनल के लिए किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर का चाहे वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हो या रीजन का कॉन्ट्रैक्टेड हो उसको अपने शो में लेकर आना जुए शील्ड लाने के मुतारादिफ होता था। बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। आज एक बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दूसरे दिन के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के पहली इनिंग्स में 165 रन बना लिए। मेहमान टीम को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 273 रन दरकार। उबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने अराफात मिन्हास, बासित अली, मोहम्मद जीशान को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल करने का ऐलान कर दिया। हमने विमेंस क्रिकेट के लिए गैर मुल्की कोच को लाने का तजुर्बा किया। गैर मुल्की कोचेस के सामने सिफारिश नहीं चलती, चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी। कौमी टीम में वापसी के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ये ना हो कि 1-2 मैच के बाद फिर अनफिट हो जाऊं, शाहीन आफरीदी। शाहिद आफरीदी ने सरफराज अहमद को टीम में शामिल करके स्मार्ट फैसला किया। मेरा मशवरा है कि सरफराज अहमद को वनडे फॉर्मेट में भी इस्तेमाल किया जाए, शुएब मलिक। डेविड वार्नर 100वें टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बैटर बन गए। बॉक्सिंग से रिटायरमेंट के बाद अब पाकिस्तानी बॉक्सर्स को आगे लाना चाहता हूं, बॉक्सर आमिर खान। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स को भी प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में शामिल करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ जी स्पोर्ट्स की ज़रूरत हो खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, वहाँ पे जी स्पोर्ट्स हम वक्त दस्तयाब हो। अब बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हवाले से। और जब टेस्ट मैच की बात होती है तो एक ऐसी शख्सियत जहन में आती है कि जिसका टेस्ट क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई, ज़बरदस्त पेशावर के खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन कि जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भी अपनी धाक बिठाई और सईद अनवर के साथ जो उनका ओपनिंग पेयर था और सन 99 के सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रिकॉर्ड साज ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी, तो उसके बाद जो था उनका नाम लाइमलाइट में काफ़ी हद तक आ गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ हैसियतों में वाबस्ता रहे, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे और अभी जो मेगा स्टार लीग खेली गई उसमें उन्होंने पेशावर पठान की नुमाइंदगी की। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन वजादुल्लाह वास्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम वजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इससे पहले कि मैं जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूँ, मतलब कि थकन उतर गई, काफी आपको भागना पड़ा है टूर्नामेंट के दौरान। नहीं, 1-2 दिन से मैं घर में हूँ तो काफी थकन उतर गई, अब मैं फीलिंग फ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप आज के मैच जरा समरी पे एक निगाह डालते हैं कि क्या हुआ मैच में और उसके बाद वज्जी भाई से जरा बात करने का आगाज करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि पाकिस्तान ने 438 रन स्कोर किए, बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए इजाफा किए, आज के दिन में आउट हुए, 161 रन बनाए। आगा सलमान ने पहली सेंचुरी बनाई, 103 रन बनाए। सरफराज अहमद कल आउट होने वाले बैटर थे, 86 रन बनाए। 3 विकेटें हासिल की साउथी ने और 2-2 विकेटें ब्रैसवेल और सोढ़ी के
नाम रहे। और जवाब में 165 रन बगैर किसी नुकसान के। कॉनवे 82 रन के साथ नॉट आउट है और लेथम ने 78 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है। और ये आपके सामने समरी है जनाब। न्यूजीलैंड अभी भी जो है वो 273 रन पीछे है। दूसरे दिन का खेल बहरहाल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। वजाद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि पिंडी की पिच के ऊपर, जिसमें भी आप भी खेल कर आए हैं, पहले तो बताइए कि पिंडी के पिच को आपने कैसा देखा, क्योंकि वहां पे डीमेरिट पॉइंट दिए गए थे, 2 डीमेरिट पॉइंट हो गए। आपने अभी खुद इस पिच को खेला है, खुद आपने ग्राउंड पे खेला है, तो जरा उस पिच के बारे में बताएं, फिर इस मैच के पिच पर मैं आता हूं। देखिए, पिंडी की विकेट जब मैं वहां पे टेस्ट खेला था तो बड़ी लाइवली विकेट होता था। फास्ट बॉलर का विकी भाई और वसीम भाई होते थे, तो ठीक ठाक बॉल कैरी करता था। मगर अगर अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो विकेट बना है तो वो टोटली चेंज विकेट था, डेड विकेट था। और उस पर देखें आपने, कोई 650 रन हुआ, फिर पाकिस्तान ने भी रन किए और फिर इंग्लैंड ने जब डिक्लेयर किया तो एक बड़ा अच्छा टेस्ट मैच देखने में आया। पाकिस्तान जीत भी सकता था वो टेस्ट मैच, मगर कुछ मिस्टेक्स वहां पे हुई जिसकी वजह से हम मैच हारे। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को इंग्लैंड के अगेंस्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो गई। हमें जो है वो टर्निंग विकेट सूट करती हैं, क्योंकि उनके उनके जो पिचेस हैं वो तेज और बाउंसी हैं। तो आप इनको टर्निंग विकेटों पे आप इनको पकड़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिंडी के टेस्ट में तो इतनी अच्छी विकेट, मतलब इतना टर्न नहीं था, विकेट में कुछ नहीं था। आखिरी दिन थोड़ा टर्न शुरू हो गया था, अदरवाइज आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट विकेट था। मगर एक बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान के बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मगर इतना परफॉर्म नहीं हो सका कि हम टेस्ट मैच जीत जाएं। अदरवाइज आप देखें तो बड़ी अच्छी टेस्ट क्रिकेट देखने में नजर आई उसमें भी। तो वजद भाई, क्या लगता है आपको कि जो पिछला बोर्ड था उसकी सोच क्या थी, उसकी पॉलिसी क्या थी? क्योंकि ट्रेडिशनली आप भी जानते हैं, मैंने भी इतनी क्रिकेट कवर की हुई है कि पिंडी की जो विकेट है उसमें बाउंस भी होता है और वो एक बड़ी परफेक्ट विकेट होती है फास्ट बॉलिंग के लिहाज से। तो क्या वजह समझते हैं कि वहां भी डेड विकेट बना दी? अभी कराची में जो टेस्ट मैच है, क्योंकि ये भी जाहिर सी बात है पुरानी रिजीम ने ही जो ग्राउंडमैन को, क्यूरेटर को कहा था, तो यहाँ भी हमें फ्लैट पिच नजर आ रही है। सोच क्या थी आपको रमीज राजा और एंड कंपनी की? देखिए, सोच जितने भी चेयरमैन आए हैं, चाहे वो रमीज भाई हों, चाहे जका साहब हैं, सेठी साहब हैं, उससे पहले भी जितने भी चेयरमैन वगैरह आए, उन सब की यही कोशिश होती है कि टीम जीते और पाकिस्तान का जो नाम है वो ऊपर रहे। अनफॉर्चुनेटली इस इंग्लैंड सीरीज में पाकिस्तान टीम इतना अच्छा नहीं खेल सकी, जिसकी वजह से हमें 3-0 हुआ। मगर आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह क्रिकेट पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। टैलेंट को ऊपर लाने की ज़रूरत है, हमें स्पिनर्स की ज़रूरत है, हमें जेन्युइन ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है। एक हमारे पास वसीम है, दूसरा हमारे पास फ़हीम अशरफ है, मगर इसके अलावा भी हमें ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पर काम शुरू है, ये नहीं कि हमारे मुल्क में नहीं है, नीचे डोमेस्टिक में आप देखें तो काफ़ी अच्छा टैलेंट हमारे पास है जिसको हम ओब्लाइज करके ऊपर ला सकते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा, ये जो मिनहास लड़का है इसको लेकर आए हैं, और एक दो लड़के जो अभी जो नई बुरी कमेटी है इसमें शायद चीफ सेलेक्टर हैं जी, उसमें जो 2-3 लड़के आए हैं, बड़े प्रॉमिसिंग लड़के हैं ये, और इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट मिनहास ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया और एक बड़ा अच्छा यंग टैलेंट है। इसके अलावा भी अगर आप अंडर 19 में देखें, जो अंडर 19 से अब ओवर एज हो गए हैं, तो उन लड़कों को ऊपर ला के बेंच पे बिठा सकते हैं, आप उनको थोड़ा दिखा सकते हैं और उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में शाहिद की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि एक जो आपके पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, उनको अब ऊपर लाने का वक्त आ गया और मैं समझता हूं कि दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम। और एक और चीज का भी राइट टाइम है, और वो राइट टाइम है जनाब ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रिकॉर्ड साज प्लेयर और फॉर्मर मेंबर जूनियर सिलेक्शन कमेटी वजादुल्लाह वास्ती साहब से। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे रिकॉर्ड साज प्लेयर वजाहतुल्लाह वास्ती, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं बतौर पाकिस्तानी कि वजाहतुल्लाह वास्ती साहब का जो नाम है वो वेस्ट इंडीज़ के भी एक स्टेडियम में जो है वो आवेज़ा है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड ही ऐसा बनाया है। और जहाँ जहाँ वजाहत भाई का नाम होगा वहाँ वहाँ डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम होगा, और वहीं हम सबके लिए फ़ख्र का बाइस भी होगा। लेकिन एक और शख्सियतें जो बाइस फ़ख्र हैं, और वो हैं जनाब पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी, कि जिन्होंने अवाम की जो है वो सोच को मद्देनजर रखते हुए, अवाम की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि जिन्होंने कम वक्त में ही लाला शाहिद खान आफरीदी को मकबूलियत में मजीद उसका इजाफा भी कर दिया और मजीद मकबूलियत भी दिला दी है। शाहिद खान आफरीदी ने अपनी सिलेक्शन के हवाले से क्या गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। देखिए, सिलेक्शन कमेटी हमेशा फ्यूचर को सामने रखे एंड देन, क्योंकि अंडर 19 हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा फ्यूचर है, तो उसमें मोहम्मद ज़ीशान जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, बासिद अली डेरा मुराद जमाली से बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, अरफात मिनहाज मुल्तान, ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंसेस दी हैं। और हमारी सिलेक्शन कमेटी की ये ख्वाहिश है कि ये बच्चे जितना हो जो पाकिस्तान टीम के इनके हीरोज़ हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, एक्सपोजर मिले इनको, इनकी अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम का जो माहौल है उसके अंदर, प्रेशर के अंदर किस तरह प्लेयर्स क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स क्या होती है, सोचते क्या हैं। तो इन बच्चों को इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से हम इनको पाकिस्तान टीम का हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन प्लेयर्स के साथ गुजारे जो इनके हीरोज़ हैं। इंशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। देखें, जिस कुर्सी पे हम सिलेक्शन कमेटी बैठी है, यहाँ पे हम आए इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट, हम बात करते हैं आता है, लेकिन वो टैलेंट उसी तरह ज़ाया भी होता है। उसकी वजह सबसे बड़ी बात होती है मेरिट के ऊपर फैसले ना होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है सिलेक्शन कमेटी की स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मिल के इंशाल्लाह उस मेरिट को ज़ाया या उस टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना बूम बूम शाहिद खान आफरीदी को, किस तरह जब बैटिंग करते थे तो परफॉर्मेंस देते थे, इस तरह आते ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। टीपू सुल्तान का कौल है जनाब के शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। अभी आए हैं, अभी देखें एक ही दिन में कैसे फैसले कर लिए। इससे पहले वाले जो साहब थे वो लैपटॉप लेके बैठे रहते थे, और शायद उनके लैपटॉप में वो परफॉर्मेंसेज नज़र आती थी जो हम में से किसी को भी यहाँ पर शायद नज़र नहीं आती थी। और यही वजह है कि कोई प्लेयर वो दे के जा ही नहीं सके, सारे पुराने ही सिस्टम के प्लेयर हैं। वजाहत भाई, आप किस तरह देख रहे हैं इस सिलेक्शन कमेटी को जो अब तक जो काम किया है, क्योंकि अभी आप वहां पिंडी स्टेडियम में सबके साथ ही थे, अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद खान आफरीदी थे, आपकी कोई बात हुई कि विजन क्या है? और इस तरह से अभी अंडर 19 के प्लेयर को लिया, अरफात मिनाज को लिया, ज़ीशान को लिया, बासित अली को लिया, इससे क्या इंटेंट शो होता है? देखिए, इससे तो ये तो एक बड़ा ब्रेव फैसला है सिलेक्शन कमेटी का, बुरी सिलेक्शन कमेटी का, जिसके चीफ सेलेक्टर शाहिद हैं, रज़ाक हैं और रामा है। और ये किसी से ढकी छुपे लोग नहीं है, ये फ्रंट पे रहने वाले लोग हैं। रज़ाक का रिकॉर्ड सामने, आफरीदी का, और राव इफ्तिखार उनके साथ हैं जो ऑलरेडी अंडर 19 के कोच भी रह चुके। तो मेरा ख्याल में देखें, ये जो अभी एक डिसीजन इन्होंने लिया, अंडर 19 के 3 प्लेयर्स जो ये ऊपर लेकर आए हैं, ज़ीशान है, बासित है और मिन्हास है, ये तीनों बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। और मैं अपना थोड़ा सा आपको बैक पे लेके जाऊं कि जब आप पेशावर में टेस्ट होता था तो पेशावर का जो लोकल प्लेयर होता था, जो यहाँ का परफॉर्मर होता था, उसको ये हमेशा अपने साथ एज ए 12th मैन रखते थे। वो इसलिए रखते थे कि उनको एक ड्रेसिंग रूम, जो शाहिद अफरीदी ने बात की कि वो लड़के आए ड्रेसिंग रूम से शेयर करें, ड्रेसिंग रूम का प्रेशर देखें और ये देखें कि जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर हैंडलिंग कैसे रखते हैं। तो मेरा ख्याल में एक बड़ी ब्रेव मूव है ये शायद अफरीदी एंड सिलेक्शन कमेटी की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह मुस्तकबिल में भी जो आपके अंडर 19 के टॉपर्स हैं और जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको ऊपर लेकर आना चाहिए, बल्कि टीम में भी उनको साथ रखना चाहिए एज उनको एक्सपीरियंस देने के लिए। और अंडर 19 के अलावा भी मैं समझता हूं कि अंडर 23 के जो लड़के हैं, जो अंडर 19 से खेल के जो अंडर 19 से ओवर एज हो जाते हैं, जो 2-3 साल उनके जो इधर गायब हो जाते हैं, उन लड़कों पे भी हमें नजर रखनी चाहिए। उनमें भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और वो भी मुस्तकबिल में आपका ऊपर आके पाकिस्तान टीम के लिए लंबा परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका फ्यूचर है।
बिल्कुल। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बैटिंग में जिस तरह वो चौके छक्के लगाते थे, किसी को खातिर में नहीं लाते थे, इसी तरह सिलेक्शन में भी वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे हैं और अवामी जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। बूम बूम शाहिद खान आफरीदी। अब जिस तरह भी आपने बात की कि पेशावर के प्लेयर, मुझे याद है फैसलाबाद में भी एक दफ़ा नसीर शौकत जो फैसलाबाद के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, उनको भी इसी तरह से जो टीम के साथ रखा था, उनको भी फील्डिंग कराई गई। तो माजी में ये प्रैक्टिस होती रही है, कोई नई बात नहीं। अब जरा टेस्ट मैच पर आते हैं। ये जो बताइए, ये जो कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने, ये एक फ्लैट पिच के ऊपर 165 रन कर दिए हैं और अभी भी जो है उनका जो है वो 273 रन का इनफैक्ट वो खसारे में। क्या लग रहा है आपको कि एक और टेस्ट मैच ड्रॉ होने के लिए जा रहा है या आपको लगता है कोई नतीजा इसका सामने आएगा? देखिए, मैं जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जब पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई तो उस टाइम स्विंग भी हो रहा था, सुबह का टाइम था और टर्न भी हुआ। जो 4 विकेटें पाकिस्तान की 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई, जिस तरह बाबर ने आके नीचे से 100 किया ऊपर से। और जितना आप सरफराज की तारीफ करें, जो उसने इतने अरसे के बाद आके कमबैक किया, जो 80 रन्स किए और बड़े क्रूशल टाइम पे उसने रन्स किए, तो और फिर नीचे आके आगा सलमान ने जो 100 की है, तो पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है। इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड के ओपनर्स बहुत अच्छा खेले हैं। वो हमारे स्पिनर्स को, स्पेशली इब्रार को और नोमान को, जिस तरह वो खेले हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए। और मैं आपको लेथम के बारे में बताऊं कि लेथम जो है ये जितना अच्छा फास्ट बॉलर को खेलता है उतना ही अच्छा ये स्पिनर्स को खेलता है। उसके पास स्वीप शॉट है और पाकिस्तान में टर्निंग विकेटों पे, इस तरह की विकेटों के जिसके पास स्वीप शॉट हो तो वो काफी रन्स करता है। मगर अगर आप देखें थोड़ा सा पिच को देखें तो साइड से दोनों तरफ से विकेट थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें अच्छे बॉल अगर उस राइट एरियाज में हमारे स्पिनर्स बॉल करें तो पाकिस्तान को अगर ये शुरू के 2 विकेटें मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अभी ऊपर है और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। बिल्कुल। उनके जो वालिद हैं, लेथम की बात कर रहे हैं, वजाद भाई, तो रॉड लेथम जिनके वालिद हैं वो भी वर्ल्ड कप में जो है वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट न्यूजीलैंड से ही खेल चुके हैं। वजाद भाई, अब ये सब कुछ प्लेयर ये बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ 1-2 विकेटें हासिल कर लेंगे अगर हम, तो बाकी जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें हम शिगाफ डाल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो बाकी आने वाले बैटर्स हैं उनको पाकिस्तानी स्पिनर्स आसानी के साथ हैंडल कर लेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास वो मटेरियल मौजूद है इब्रार की सूरत में, क्योंकि इब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है और उसने ये प्रूव किया है इंग्लैंड के खिलाफ कि वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है। वो विकेट में टर्न मौजूद है। अगर राइट एरियाज में आप देखें जो बॉलिंग के मार्क हैं वो काफी खुर्रे हो गए हैं स्पाइक्स लग लग के। अगर पाकिस्तान राइट एरियाज में बॉल करता है और पाकिस्तान को ये विकेटें शुरू की 2 अर्ली पहले घंटे में मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में, अभी तो टेस्ट मैच का कल दूसरा दिन है, तो पाकिस्तान अभी भी इस टेस्ट मैच में कमबैक कर सकता है। ना सिर्फ कमबैक कर सकता है बल्कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत भी सकता है। ठीक है। और अब ये बताइए कि अभी वापस में आता हूँ सिलेक्शन के हवाले से भी आता हूँ कि जो साजिद खान का दोबारा से टीम में इंडक्ट किया गया, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पेशावर से आपका ताल्लुक है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी अकेडमी भी रन करते हैं। हमने खुद वहाँ पे विजिट किया तो हमने देखा कि कितनी जाँ फिशानी के साथ आप, शफीक लाला और आपके साथ जो दीगर कोचेस थे वो अकेडमी को रन कर रहे थे। 300-350 बच्चा उस वक्त एट ए टाइम मौजूद था। तो ये साजिद खान के हवाले से बताइए कि इनमें क्या कमियाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या इन्होंने ये दूर कर ली हैं दोबारा से इनको जो सेलेक्ट किया गया है? देखिए, साजिद शुरू से एक बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है। मैंने जितनी भी इसकी क्रिकेट देखी, ये अपना ग्राउंड में आता है, अपना 100% प्रैक्टिस में भी ये काफी बॉलिंग करता है, अपनी बैटिंग फील्डिंग, तो इसकी जो मेहनत है वो पेड ऑफ हुई है और इसने देखें परफॉर्म भी किया है। और मैं समझता हूँ कि साजिद ऑफ स्पिनर देखें वैसे भी नायाब है। सिर्फ एक ऑफ स्पिनर है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में, ऑफ स्पिनर बड़े नायाब हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि साजिद में वो क्वालिटी है, उसके पास वेरिएशन वो है, उसके पास टर्न है। तो अगर उसको मौका दिया गया है तो सोच समझ के दिया होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर उसको राइट टाइम पे खिलाएं, जो जिस विकेट पे उसकी जरूरत है, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एसेट साबित होगा। नाज़रीन, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि वजादुल्लाह वास्ती साहब की जो अकेडमी है उसकी फुटेज भी जो हमारी प्रोडक्शन टीम आपके लिए रन कर रही है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना जो है वो ग्रास रूट क्रिकेट में वजादुल्लाह वास्ती साहब काम कर रहे हैं। और
और जो नई रिजीम आई है इनसे भी मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि ऐसे लोग जो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं उनको ज़रूर जो है वो अपने साथ आप लेके चलें, क्योंकि जो इनकी ईगल आई है वो ही पाकिस्तान क्रिकेट को यंग ब्लड जो है और टैलेंटेड ब्लड जो है वो और टैलेंट जो है वो देने में माविन और मददगार साबित हो सकती है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजाहतुल्लाह वास्ती साहब से जरा पूछेंगे कि बाबर आजम, सलमान आगा और सरफराज तीनों पे इतना प्रेशर था, ये कैसे तीनों जो है वो परफॉर्म कर गए और किस सोच के साथ ये मैदान में उतरे होंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी वजाहतुल्लाह वास्ती साहब से, और इस टेस्ट मैच में सरफराज अपना 50वां टेस्ट मैच खेलने में कामयाब हो गए। और एक बड़ी खबर है सरफराज के फैंस के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्से से सरफराज जो थे 49 के स्कोर पर नॉट आउट थे, लेकिन ये जो वजाहतुल्लाह वास्ती साहब हैं इतनी डायनेमिक इनकी पर्सनैलिटी है कि काफ़ी सारे रूप हैं इनकी शख्सियत के। वजाहतुल्लाह वास्ती साहब, एज पर माई बेस्ट नॉलेज मुझे याद है कि सरफराज अहमद आप ही की सिलेक्शन कमेटी में खेल गए थे पहले। जी बिल्कुल, वो हमारी सिलेक्शन कमेटी में थे और हमारी सिलेक्शन कमेटी में ही वो कप्तान बने थे। और फिर जो हम एशियन जो हम वहाँ पे इंग्लैंड में जो टूर्नामेंट था 2017 में वो हम जीते थे, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी सरफराज की। और अभी जो उसने टेस्ट में जो परफॉर्मेंस की है, जिस तरह पाकिस्तान के 3-4 आउट हो गए थे और बाबर ने और सरफराज ने जिस तरह टीम को संभाला है, मैं समझता हूँ अनबिलीवेबल। और यही एक एक्सपीरियंस प्लेयर का टीम में होना एक पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी ब्लेसिंग है, और यही सरफराज ने प्रूफ किया है कि इज गुड प्लेयर। अच्छा वजाहत भाई, सरफराज एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने इंडिया में भी जाके खेला है, मुझे याद है आप इंडिया में टूर में टीम का हिस्सा थे जब 141 किए मद्रास में। और मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी है कि अगर वहाँ पे शायद आफरीदी नहीं खेलते तो वो टेस्ट में आप खेल रहे थे, और फिर बाद में आफरीदी खेले, उन्होंने 141 रन कर दिए मद्रास में। तो आपने इंडिया में भी जाके खेला है, तो क्या आपको लगता है इस तरह शुएब मलिक ने भी कहा कि सरफराज को वनडे में भी होना चाहिए, तो इंडिया में नेक्स्ट वर्ल्ड कप है और अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान वहाँ खेलने जाता है, तो सरफराज एज ए विकेटकीपर बैट्समैन उसकी जगह बन सकती है, या रिजवान और सरफराज दोनों को भी साथ ले जाया जा सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं। रजवान की परफॉर्मेंसेस इसमें नो डाउट इसमें बहुत अच्छी हैं, जिस तरह उसने वनडे में और T20 में जिस तरह उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की है, और उसकी जो कीपिंग माशाल्लाह उसने बड़ी अच्छी की है। तो मैं समझता हूँ सरफराज ने भी जिस तरह अभी कम बैक किया, वो ऑलरेडी टेस्ट टीम में तो हमेशा से वो रहे हैं, वनडे और T20 से वो बाहर हैं। तो जिस तरह की इंडिया की विकेट्स हैं, टर्निंग विकेट्स वहाँ पे होती हैं, वनडे में भी वहाँ पे थोड़ा बहुत टर्न होता है। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान और सरफराज अगर दोनों भी हुए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा एक तरह का ये साइन है। और सरफराज जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। चौथे 5वें नंबर पे जिस तरह वो आते हैं और अपनी इनिंग का स्टार्ट करते हैं, और आते ही वो जो परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो मेरा ख्याल में एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना टीम में इसी वजह से ज़रूरत होता है कि जब मुश्किल टाइम आए तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर ही होता है, वही आपको आगे मजीद लेके चल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सरफराज भी बिल्कुल टीम में हो सकता है, वनडे में भी आ सकता है। और रिजवान आपका फर्स्ट विकेट कीपर है, वनडे और T20 का वो परफॉर्मर है। तो मैं समझता हूँ अगर ये दोनों भी टीम के साथ हों तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो गुज़िश्ता क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि डोमेस्टिक में फॉरेन कोचेस लेकर आ रहे थे। एक तो आप इस आइडिया को किस तरह देखते हैं कि डोमेस्टिक में फॉरेन कोचेस, क्योंकि अगर डोमेस्टिक में अगर फॉरेन कोचेस आ जाएंगे तो फिर आप जैसे क्रिकेटर कहाँ जाएंगे? और अभी नजम सेठी साहब जो पाकिस्तानी नेशनल टीम है उसमें मिकी आर्थर को लाने की बात कर रहे हैं, या अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो किसी और कोच को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये फॉरेन कोचेस का जरा रोल बताएं, क्योंकि आपने काफ़ी इन लोगों के साथ काम भी किया और खेला भी है। देखिए, फॉरेन कोचेस जो होता है वो उनकी एक अपनी टीम होती है, एक अपना उनका माइंडसेट होता है, और वो जो उनको टीम की नीड होती है। सबसे पहले मिकी का मैं आपको बताऊं, मिकी के साथ अपने 2-2.5 साल काम किया। वो फिटनेस पे उसका बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था। ये वजह है काफी आपने देखा है, जो अनफिट जो फिटनेस के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता था, चाहे वो जितना भी अच्छा परफॉर्मर हो, वो उसको नहीं लेता था। तो एक चीज तो एक डिसिप्लिन का
वो उनमें बड़ा वो होता है कि डिसिप्लिन को वो बड़ा हमेशा आगे रखते हैं। और दूसरा ये है कि उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं और उनकी कोशिशें होती है कि यार टीम ज़्यादा से अच्छा परफॉर्म करे। और बाकी बात रही डोमेस्टिक में हमारे फॉरेन कोचेस का आना, तो देखिए मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में बड़े अच्छे कोचेस हैं, हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं। और ऑलरेडी अब तो काफ़ी जो पहले कहते थे कि यार कोचिंग कोर्सेज वगैरह करें, तो अब तो काफ़ी टेस्ट प्लेयर्स ने कोचिंग कोर्सेज भी किए हैं। अभी रिसेंटली हम भी कोचिंग कोर्स करके आए हैं, उसमें अरशद खान थे, मिसबा थे, और भी बहुत टेस्ट प्लेयर्स को 17 टेस्ट प्लेयर्स थे जो उसमें लेवल 3 किए हैं। तो मेरा ख्याल में अब पाकिस्तान के कोचेस जो डोमेस्टिक लेवल पे कोचेस हैं वो बड़े अच्छे हैं और समझते हैं क्रिकेट को, वो पूरी दुनिया में खेले हैं, उनको पता है कि यार तो ये आइडिया क्या था तो फिर सर ये आइडिया क्या था कि डोमेस्टिक के अंदर जो फॉरेन कोचेस लाने का? क्योंकि देखें हम जितनी भी बात कर लें, जितने भी इसके हक में दलाइल दे दें, जो लैंग्वेज बैरियर है वो हमारे जो बच्चे हैं वो शायद नहीं समझ पाते वो एक्सेंट और उस तरह की जो वो सिखा रहे होते हैं। देखिए बिल्कुल, हाँ ये तो मसला है, मगर आपके साथ एक दूसरा जो कोच होता है, जो असिस्टेंट कोच होता है, मेरा ख्याल में उनको लाने का एक मकसद ये भी होगा कि जो आपके साथ लोकल कोचेस हैं उनको नई टेक्निक और जो आजकल साइंस काफ़ी क्रिकेट में बड़ी साइंस वगैरह काफ़ी आ गई है, नई चीज़ें आ गई हैं, तो गोरों को लाने का शायद यही मकसद हो कि उनको कोचेस को भी साथ साथ ट्रेन किया जाए। तो मेरा ख्याल में ये एक मकसद हो सकता है, मगर मेरा अपना एक व्यू है, एक सोचने का अंदाज है। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हमारी जो विकेट है, हम समझते हैं कि यार एक कैसा प्लेयर को कैसे डेवलप किया जा सकता है। बेसिकली जो कोच का एक मकसद टीम में होने का जो ये होता है कि जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स होते हैं उनको ये बताया जा सके कि इंटरनेशनल में कौन सी टेक्निक पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा मतलब लास्ट मेरे पास 10 से 20 सेकंड है, मेरे पास 10 से 20 सेकंड है। आखिरी मेरा सवाल है कि कल पहला जो सेशन है कितना इंपॉर्टेंट होगा और पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? देखें पाकिस्तान को सिंपल, पाकिस्तान को विकेटें चाहिए, पहले 2 घंटे में 2-3 इनके आउट हों, और नया गेंद भी इतना दूर नहीं है, 47 ओवर हुए हैं, अगर इनको पहले घंटे में 2-3 विकेटें मिलती हैं तो फिर नया बॉल भी बीच में आ सकता है। और नया बॉल जो है अगर आप स्पिनर से कराएंगे तो मेरा ख्याल में वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि बॉल स्किट होगा और टर्न होगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस टेस्ट में अभी कम बैक कर सकता है और पाकिस्तान के टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच वजादुल्लाह वास्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।